हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सब सेफ है गाइस। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। एंड आज है आपका वन शॉट जो कि है चैप्टर आनुवांशिकता का। पहले ये जो चैप्टर था गाइस ये था आनुवांशिकता एवं जैव विकास के नेम से, बट अब ये सिर्फ एनसीईआरटी में आनुवांशिकता के नाम से है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो है, साथ ही साथ अगर मैं बता दूं यहाँ पे जो नोट्स हैं वो भी आपको बनाने हैं, क्योंकि कुछ कुछ डेफिनेशंस मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। चैप्टर पढ़ाऊंगी बहुत ही सिंपल तरीके से, तो टेंशन लेने की तुम्हें कोई बात नहीं है, बस तुम्हें ध्यान से समझना है। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं बिना देर करे। तो भाई शुरू कर देते हैं छोटी सी अनाउंसमेंट से। तो जितने बच्चे ऐसे हैं जो टॉपर्स 2.0 में नहीं जुड़े हैं गाइस, फटाफट से जुड़ जाओ। क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि 16 अक्टूबर से यहाँ पे क्लासेस शुरू हो रही हैं, जहां पर आपको मिल रही है गाइस लाइव क्लासेस, टीचर नोट्स, टीचर स्लाइड्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड सैंपल पेपर, वो भी हर स्टेट बोर्ड वाइज। और प्लस आने वाले टॉपर्स बैच जितने भी होंगे वो भी मिलेंगे बिल्कुल फ्री। आपको कुछ नहीं करना है, कॉल करना है 0124-715-8250 पर। और कोर्स का जो प्राइस है गाइस वो है अब 1199, क्योंकि ऑफर हो गया है खत्म, है ना। तो फटाफट से कॉल लगाओ एंड बैच को ले लो। तो बेटा सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आखिर इस चैप्टर में टॉपिक कौन कौन से होते हैं। तो इस चैप्टर बेटा जो टॉपिक आते हैं वो आता है मेंडल और मेंडल के नियम, जो कि आपका लॉन्ग में अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, शॉर्ट में भी आ जाता है अगर कोई वो एक नियम को पूछ लेते हैं। लिंग निर्धारण जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा शॉर्ट में आता है, ये लॉन्ग में नहीं आता है। जैव विकास की डेफिनेशन आती है, तो ये मैं कह सकती हूँ कि बेटा ये वेरी शॉर्ट में आ जाता है। लैमार्क और डार्विनवाद आपका लॉन्ग में आता है, शॉर्ट में आएगा तो अंतर वो पूछ लेंगे आपसे, बट मोस्टली ये लॉन्ग में ही आया है अभी तक। उत्परिवर्तन की परिभाषा आ जाती है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि बेटा ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी आपका वेरी शॉर्ट, इट मीन एक नंबर के लिए है। ठीक है, एंड समजात समरूप अंग जो है ये आपका शॉर्ट के लिए है। ठीक, तो ये सबसे पहले ये टॉपिक्स हैं आप सबके। स्टार्ट करते हैं बेटा आनुवांशिकता। सबसे पहले हम इसको जानते हैं कि आखिर आनुवांशिकता क्या होता है ना। अच्छा देखो, हमने एक चीज पढ़ी थी, आपने कुछ ऐसे लक्षणों को देखा है बेटा कि जो कैसे होते हैं कि भाई फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला माता पिता में होता है लेकिन उनके संतानों में जाते हैं। ऐसा क्यों होता है भाई? माता पिता से कुछ गुण उनके संतानों में जाते हैं। आपने अक्सर सुना होगा, आप क्या कहते हो? अरे बिल्कुल अपने पापा पे, अरे बिल्कुल अपनी मम्मी पे। क्यों है? क्योंकि कुछ गुण आ रखे होते हैं, है ना। यही चीज क्या है? यही चीज तो आनुवांशिकता है। समझ आ गया? बहुत सिंपल तरीके से पढ़ाया। तो आनुवांशिकता क्या हो जाता है कि जो माता पिता होते हैं उनके कुछ गुण उनके संतानों में जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो बस वही आनुवांशिकता है। जैव विकास क्या होता है कि किस तरीके से आखिर विकास हुआ है। क्लियर? चलो अब सबसे पहले शुरू कर देते हैं यहाँ पे टॉपिक को पढ़ना। सबसे पहली चीज, जब मैंने आपको जनन पढ़ाया था बेटा, मैंने दो तरीके से बताया था। मैंने बोला था एक होता है अलैंगिक, एक होता है लैंगिक। ठीक है, अलैंगिक जनन बेटा वो जनन होता है जहां पे, अगर मैं आपसे बात करती हूं किसकी बेटा, यानी कि भाई जहां पे हमें किसी एक जीव की आवश्यकता होती है। यानी कि अलैंगिक जनन वो जनन होता है जहां पे एक जीव ही क्या करता है बेटा, जनन की क्रिया में भाग लेता है और अपने जैसे संतति की उत्पत्ति कर देता है। तो भाई यहाँ पे ये हमने ऑलरेडी जीव जनन कैसे करते हैं वाले चैप्टर में पढ़ा था। जनक है, जो जनक है भाई वहां पे अगर मैं आपसे बात करूं, अब ये जो जनक है ये कौन है? जन्म देगा, और जो जन्म लेता है उसको हम कह देते हैं संतति। यहाँ पे कौन है बेटा? एक ही जीव क्या कर रहा है? जनन की क्रिया में भाग ले रहा है। अब आप देखो वो आकार की दृष्टि से, ठीक है, आकार की दृष्टि के साथ साथ वो कैसा? आनुवांशिक रूप से। ठीक, तो आकार वह क्या है बेटा? वो आनुवांशिक रूप से बिल्कुल समान है कि जो संतति ने जन्म लिया वो किसकी तरह? बिल्कुल अपने जनक जैसा है। और जो आकार और आनुवांशिक रूप से बिल्कुल अपने जनक जैसे होते हैं उनको हम क्या देते हैं? क्लोन। समझ आया? तो बेटा क्लोन कहाँ बनते हैं? तो याद रखना कि क्लोन जो बनते हैं वो किसमें? अलैंगिक जनन में बनते हैं। ठीक है, चलो क्लियर? क्लियर? आगे बढ़े यहाँ पे। चलिए अब बात कर लेते हैं बेटा लैंगिक जनन की। ठीक है,
लैंगिक जनन क्या होता है भाई? लैंगिक जनन वो जनन है जहां पे दो जीव की क्या होती है? आवश्यकता होती है। एंड यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं तो कौन होते हैं बेटा? एक होता है नर और एक होती है कौन? मादा। क्लियर? और आप देखो कि जो भी बच्चा बेटा वहां पे जन्म लेता है ना, वो एग्जैक्ट अपने मम्मी की तरह होता है, ना ही बिल्कुल सेम अपने पापा की तरह होता है। उस बच्चे में दोनों के गुण होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नर और मादा दोनों ही यहाँ पे हैं, तो दोनों के गुण किस में जाएंगे? संतान में। क्लियर? आगे आ जाओ। अब यहां पर ये एक वर्ड आया है विभिन्नता। आप सोचोगे मैम हम यहां से यहां पे क्यों आ गए सीधा? अब एक बात बताओ, विभिन्नता को मैं बहुत ही आम भाषा में समझाती हूँ बेटा। इसका मतलब होता है अलग होना। अलग होना कैसे? कि किसी चीज का सेपरेट होना नहीं होता, नहीं। यहाँ पे विभिन्नता से वो मतलब नहीं है, यहाँ पे अलगपन से मतलब है कि ये देखो, माता पिता होते हैं, है ना, आपके पेरेंट्स हैं। क्या आप अपने बिल्कुल पापा की तरह हो? नहीं। क्या आप बिल्कुल अपनी मम्मी की तरह हो? नहीं। आप में दोनों के गुण हैं। कुछ गुण शायद मिलते होंगे लेकिन सारे गुण नहीं मिलते। क्या आपकी शक्ल एज इट इज आपके पापा या मम्मी से मिलते? नहीं। ये विभिन्नता है, यानी कि इस तरीके से अलगपन होना कि हो आप उनके संतान लेकिन फिर भी थोड़ा सा क्या अलगपन। तो विभिन्नता जो होती है बेटा, ये सबसे ज्यादा अधिक जो आती है, याद रखना, वो आती है लैंगिक जनन में। ठीक है, एंड कम आती है बेटा अलैंगिक जनन में। एंड बेटा रीजन हम सबको पता है ना? क्या रीजन है बेटा? कि अलैंगिक जनन में एक जीव ही जनन की क्रिया में भाग लेता है, तो जो संतान है बिल्कुल उसी के जैसी है ना? एंड अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे लैंगिक जनन की, तो बेटा यहाँ पे दो जीव हैं। ठीक है, तो दो जीव जो है यहाँ पे कौन कौन है? नर और मादा। तो दोनों के गुण बच्चे में गए, तो विभिन्नता कहाँ दिखाएगी? बिल्कुल बेटा लैंगिक जनन में दिखाएगी, है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो डेफिनेशन अगर एग्जाम में आ जाती है तो आप क्या लिखेंगे? कि विभिन्नता जीव के ऐसे गुण हैं जो उसे अपने जनक, ठीक है, अथवा अपनी ही जाति के अन्य सदस्यों के उसी गुण के मूल स्वरूप से क्या करते हैं बेटा? भिन्नता को दर्शाते हैं। ठीक है, आगे आओ। अब विभिन्नताओं के प्रकार दिए गए हैं। वैसे तो बहुत प्रकार हैं, जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो अलग अलग टाइप से पढ़ेंगे, बट जो हमारे सिलेबस में है हम उन्हीं को देखेंगे। तो बेसिकली बेटा विभिन्नता जो बताई गई है यहाँ पे दो तरीके से बताई गई है। कैसे? कि भाई एक है शारीरिक कोशिका विभिन्नता और एक होती है आपकी जनन कोशिका विभिन्नता। ठीक बेटा, पूरा लेक्चर देखना क्योंकि नोट्स आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, समझ आ जाएगा, है ना? शारीरिक कोशिका क्या कहती है? शारीरिक का मतलब क्या होता है बेटा? शारीरिक का मतलब होता है कहीं ना कहीं शरीर से संबंधित। ठीक है, क्लियर है? तो ठीक, अब अगर मैं बात करूं जनन कोशिका विभिन्नता क्या होती है, यानी कि जो क्लियर, जनन कोशिका क्या होती है? आपको याद है बेटा हमने एक चीज पढ़ी थी, नर और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं। तो जब वहां पे चेंजेस आते हैं, जब दो युग्मक आपस में मिल रहे हैं, क्योंकि उन दो युग्मकों के मिलने से जो कोशिका बनी है उनसे ही तो हम लोग बनते हैं, है ना? तो बेटा शारीरिक कोशिका विभिन्नता क्या कहती है? तो शारीरिक कोशिका विभिन्नता कहती है कि यहाँ पे जो आपकी विभिन्नता होती है वो शारीरिक कोशिका में आती है, यानी कि पहला पॉइंट ही यही है कि यह शारीरिक कोशिका में आती है। सेकंड बोल रहे हैं ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती, यानी कि भाई यहाँ पे जो बदलाव, फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे समझो, आपको चोट लग गई, कट लग गया हल्का सा, क्या वो जो कट आपको लगा है क्या आपकी जो संतान होगी उसमें कट होता है? वो नहीं, हाथ नॉर्मल होता है ना?
लेकिन यहाँ पे जनन कोशिका में आती है, यानी कि भाई ये जो जनन कोशिका विभिन्नता ये जनन कोशिका में आएगी। और याद रखना, अगर उस टाइम सोचो जब एक शिशु बन रहा है उस टाइम दो युग्मक आपस में कुछ चेंजेस हुए तो भैया सिंपल सी बात है अगली पीढ़ी में गई या नहीं गई। तो कब आती है विभिन्नता? जब जनन कोशिका पर इफेक्ट पड़ता है। आगे आओ, जैव विकास में सहायक है। सोचो विभिन्नता अगर आएगी नहीं क्या जैव का विकास होगा? नहीं, ले विभिन्नता होगी तो क्या होगा? जैव विकास होगा, यानी कि जैव विकास में सहायक है। नेक्स्ट, शारीरिक कोशिका विभिन्नता क्या है बेटा? उपार्जित लक्षण भी कहा जाता है। उपार्जित लक्षण क्या होते हैं? वो लक्षण या आप कह सकते हो वो चीज, यानी कि जो जन्म के बाद ग्रहण किए, क्लियर, क्या होते हैं? क्या होते हैं बेटा? जन्म के बाद ग्रहण किए जाते हैं। और याद रखना कि उपार्जित लक्षण जैसे जन्म के बाद आपको चोट लगी, 10 चीजें आप जन्म के बाद सीखते हो तो ये अगली पीढ़ी में नहीं जाते हैं। जबकि जनन कोशिका में अगर वहां पे क्या हुआ बेटा? विभिन्नता आई है तो याद रखना एक चीज वहां पे क्या कि आपके जितने भी लाइक फॉर एग्जांपल जो लक्षण होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे होते हैं, ऐसों को हम लोग कह देते हैं आनुवांशिक लक्षण, यानी कि जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। क्लियर है? क्लियर? चलिए अब आगे की बात कर ले। विभिन्नता क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है बेटा यहाँ पे आनुवांशिकता है क्या? तो आनुवांशिकता क्या है बेटा? लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहना, ठीक है, या आप कह सकते हो जाना एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। तो जो लक्षण जाते हैं उन लक्षणों को हम क्या बोलते हैं बेटा? लक्षणों को हम लोग कह देते हैं आनुवांशिक लक्षण। क्लियर? और ये जो प्रोसेस है, ये जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गए हैं, ऐसे लक्षण जो होते हैं बेसिकली बेटा, इन लक्षणों को आनुवांशिक लक्षण का एंड ये जो प्रोसेस को हम कह देते हैं आनुवांशिकता या वंशागत। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब यहां पे आगे की बात कर लेते हैं। डेफिनेशन देख लीजिए कि जनकों में उनके संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी युग्मकों के माध्यम से पैतृक गुणों का संचरण क्या कहलाया जाता है? आनुवांशिकता। मिल गई एक प्रॉपर डेफिनेशन। बेटा नोट्स प्रॉपर बना लीजिएगा, डेफिनेशंस को समझ लो बहुत इजी वे में। ठीक है, चलो अब आगे आ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलते हैं? तो बेटा जहां पर हम आनुवांशिकता और जहां पर हम विभिन्नता, यानी कि इन दोनों, तो आनुवांशिकता एवं विभिन्नता का अध्ययन जीव विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत होता है वो क्या होती है? क्या कहलाई जाती है? आनुवांशिकी। और क्या इंग्लिश में जेनेटिक्स हम क्या देते हैं। ठीक है, बाद में जब आप 12th के बाद जाते हो तो अलग सब्जेक्ट बन जाते हैं अपने आप में। ठीक है, तो जीव विज्ञान की कोई एक शाखा थोड़ी ना, बहुत सारी है, तो जिसके अंतर्गत हम आनुवांशिकता और विभिन्नता का अध्ययन करते हैं वो क्या है? जेनेटिक्स। ठीक है, क्या है? एक सब्जेक्ट है। चलिए नेक्स्ट अब आते हैं भैया मेंडल के वंशानुक्रम नियम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबने बहुत सुना होगा। मेंडल के जो वंशानुक्रम नियम है बेसिकली है क्या? बात यह है कि मैम ये मेंडल कौन थे नियमों को जानने से पहले। ठीक है, तो सबसे पहले बात आई मेंडल कौन थे, तो बेटा इनको कहा जाता है आनुवांशिकी का पिता। यानी कि भाई कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं किसकी? आनुवांशिकी, तो सबसे पहले कहीं ना कहीं इन्होंने खोज की होगी, तभी हम इनको क्या बोलते हैं? आनुवांशिकी का पिता कह देते हैं। एंड बेटा ये जरूरी है 1 नंबर के लिए। ठीक है, अब तो मटर के पौधे पर, यानी कि भाई मेंडल जो थे बेटा, इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट जो किया था वो मटर के पौधे पर किया था।
मटर के पौधे पर क्यों किया वो आपको अभी पता लगेगा। और पता है जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उसके कई सालों तक तो इनको मान्यता ही नहीं मिली थी। इनके मतलब मरने के बाद में कई सालों के बाद इनके नियमों को मान्यता मिली। तो क्या है कि मटर के पौधे पर किए गए अपने प्रयोगों के निष्कर्षों को उन्होंने 1866 में एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रुन में प्रकाशित किया। परंतु विज्ञान जगत में 34 साल सोच रहे हो तक इस पर ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन बाद में 1900 में अपने प्रयोगों के निष्कर्षों को, यानी कि भाई इनके जो प्रयोग थे उनके निष्कर्ष जो आए, यानी कि भाई इनके प्रयोगों को ये मान लो कि मान्यता मिली। और वैज्ञानिक आए, फिर हो क्या रहा था एक्चुअली, जिस टाइम मेंडल ने ये जो खोज की थी, ये जो नियम की देखे थे, हम कह सकते हैं जो उन्होंने खोज करी थी अपनी, उस टाइम पे एक खोज और चल रही थी जो थी जैव विकास की। लोग का ध्यान वहीं पे था उस टाइम यहाँ पे किसने ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन जब बाद में और साइंटिस्ट आए एंड उन्होंने देखा कि भाई जो मेंडल बता कर गए हैं वो तो बिल्कुल सही है, तब जाके इनके नियमों को क्या मिली, मान्यता मिली। अब यहाँ पे ना एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, क्या क्वेश्चन आता है कि आखिर जो मेंडल थे उन्होंने मटर के पौधे को ही क्यों चुना? और भी तो हैं, गुलाब है, गेंदा है, हजारों हैं पौधे, उनमें से किसी को क्यों चुना? ऐसा इसमें क्या था? तो आ जाइए फिर जान लेते हैं कि आखिर मटर का पौधा क्यों चुना। तो बेटा मटर का पौधा याद रखना कि ये बेटा शॉर्ट में पूछ लिया जाता है। एंड मेंडल ने मटर के पौधे को क्यों चुना था? क्योंकि मेंडल को मटर के पौधे में मिल चुके थे 7 जोड़ी ऐसे लक्षण जो उन्हें किसी और पौधे में नहीं मिल रहे थे। ठीक है, आ जाइए अब देखते हैं इसको पूरा डिटेल में। मेंडल द्वारा मटर के पौधे का चयन। ठीक, सबसे पहले चीज इधर आप देख पा रहे हो, तो बेटा इधर लिखे हुए हैं लक्षण, जानेंगे वो कौन से 7 जुड़ी लक्षण थे। इधर लिखा हुआ है प्रभावी, ये मैं अभी समझाऊंगी आपको क्या होता है प्रभावी और क्या होता है अप्रभावी। देखो सबसे पहले जो लक्षण थे वो कौन से थे कि बीज का आकार, ठीक है, सेकंड था बीज का रंग, नंबर 3 फूल का रंग, नंबर 4 फली का आकार, नंबर 5 फली का रंग, नंबर 6 है आपका पुष्प की स्थिति एंड नंबर 7 है आपका तने की ऊंचाई। कितने जोड़ी थे भाई? 7 जोड़ी थे। एक जोड़े में कितने हैं भैया? अगर बीज का आकार गोल है तो वहां पे झुर्रीदार भी, तो एक जोड़ी, तो एक जोड़े में कितने होते हैं? 2। फिर आपका ये इस तरीके से उन्होंने क्या चुने बताइए? उन्होंने चुने बेटा 7 जोड़ी, क्या चुने? ऐसे लक्षण चुने, बस सिंपल सी बात। क्लियर है? ओके, समझ आया? चलो अब यहां पे तो यहाँ पे 2 वर्ड लिखे हुए थे, एक लिखा हुआ है बेटा प्रभावी एंड एक लिखा हुआ है यहाँ पर आपका अप्रभावी। तो ये प्रभावी एंड ये अप्रभावी आखिर क्या है? तो भाई इनको जानेंगे, प्रभावी और अप्रभावी आखिर है क्या। तो भाई सिंपल सी चीज, ये 7 जुड़ी लक्षण थे। एक बार इसको जानने से पहले एक चीज और जान लो कि ये एग्जाम में लिखकर आ जाना है तुम्हें। अगर क्वेश्चन आ जाएगा, क्या अगर क्वेश्चन आ जाता है कि भाई आखिर मेंडल ने मटर का पौधा क्यों चुना, अब आप वहाँ पे ये तो बैठ के बनाओगे नहीं, कुछ पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं, तो पॉइंट्स के लिखने के नंबर मिलते हैं। तो क्या था कि मेंडल जो थे, मटर के पौधे का चयन निम्नलिखित गुणों के कारण किया। अब ध्यान से देखना, नंबर 1, मटर के पौधों में विपर्यासी विकल्पी लक्षण स्थूल रूप से दिखाई देते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं बेटा, यहाँ पे एक लंबा था पौधा तो बोना भी था, यानी कि क्लियर दिख रहा था कि लंबा है पौधा तो दूसरा पौधा बोना भी है। गोल बीज है तो उसके अपोजिट झुर्रीदार बीज, जैसे गोरा काला हो गया दिन रात, यानी कि एक है तो उसके अपोजिट, वैसे कुछ लक्षण उनको मिल गए। आ गया। इनका जीवन काल कैसा होता है बेटा? छोटा होता है। अब सोचो अगर जीवन काल छोटा है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और रिजल्ट जल्दी आएगा। अगर नाकामयाब हो गए वापस से कर सकते हैं। नेक्स्ट, नॉर्मली बेटा इनमें क्या होता है? स्वयं परागण होता है। क्या होता है इनमें? नॉर्मल स्वयं परागण होता है। लेकिन कृत्रिम तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा? इसमें आपका पर परागण भी करा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? एक ही पीढ़ी में क्या करता है? अनेक बीजों को बनाता है। तो अगर आपका आ जाता है क्या बेटा यहाँ पे कि
मेंडल ने मटर के पौधे को आखिर क्यों चुना था? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आ जाता है तो आप सिंपल सी बात है इन पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे एंड ये वाले पॉइंट्स एज अ टीज एग्जाम में लिखाना, कोई नंबर नहीं कटेगा। फटाफट से गाइस इसको तेजी के साथ नोट डाउन कर लो। चलिए हो गया। अब हमने देखा वहां पे 2 वर्ड आए थे, ठीक है, क्या किया थे भाई? तो यहां पे इसको इस कलर से लेते हैं, चलो। हाँ जी, क्या क्या है? प्रभावी, और अप्रभावी। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं बात करूं कि ये थे क्या? अच्छा, आपने सभी ने वाटर कलर यूज करे हैं? बताइए, सभी ने यूज करे हैं? तो आप सब ने अगर यूज करे हैं तो आपको एक चीज पता होगी, व्हाइट कलर में अगर आप कोई भी मिला देते हो कलर तो व्हाइट वहां पे दिखता ही नहीं है हमें। बाकी सब, अगर आपने व्हाइट में ब्लैक मिलाया तो दिखेगा नहीं व्हाइट, व्हाइट में रेड मिलाया तो पिंक हो जाएगा, रेड अगर ज्यादा है तो रेड ही रहेगा, लेकिन दिखेगा नहीं। ऐसा होता है। तो प्रभावी क्या होते हैं? 2 लक्षण थे भाई, मेंडल ने 7 जोड़ी लिए जिसमें 7 प्रभावी थे, 7 अप्रभावी थे। अब जो बेटा यहाँ पे प्रभावी लक्षण होते हैं, ये अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। क्लियर है? क्या कर सकते हैं बेटा? ये अपने आप को प्रकट कर सकते हैं, यानी कि ये जो है अप्रभावी, इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये अपने आप को प्रकट नहीं कर सकते। जैसे वो सफेद रंग वहां पर था लेकिन फिर भी नहीं दिखा, है ना, कि सफेद में फॉर एग्जांपल थोड़ा जितना सफेद हमें लिया उतना ही हमने दूसरा रंग लिया, लेकिन सफेद तो दिखा ही नहीं, कहीं दूसरा रंग दिखा हमें कि भाई ये रंग मिला है, तो वो क्या है? सफेद। अप्रभावी कि भाई वो था वहां पे लेकिन दिखा नहीं। प्रभावी क्या है? हावी हो जाते हैं, यानी कि भाई प्रभावी का मतलब ये अपने आप को प्रकट कर सकते हैं, जैसे कोई डार्क कलर। तो बेटा यहाँ पे प्रभावी गुण क्या है कि भाई जब हम यहाँ पे क्रॉस कराएंगे तो जो पीढ़ी आएगी पहली, उस पीढ़ी में जो लक्षण हमें दिखाई देगा। क्लियर? और याद रखना, प्रभावी हावी होते हैं किस पर? अप्रभावी पर। ये अप्रभावी को प्रकट नहीं होने देते। अगर एक प्रभावी लक्षण साथ में है और एक लक्षण अप्रभावी साथ में है, ठीक है, तो क्या होगा? वहां पे वो लक्षण नहीं दिखेगा। कौन सा? अप्रभावी वाला। ठीक है, नेक्स्ट अप्रभावी क्या बोल रहे हैं कि संकरण के बाद पहली पीढ़ी में विपरीत गुणों के जोड़ों में मौजूद रहते हुए नहीं दिखाई पड़ने वाला लक्षण। और याद रखना, प्रभावी लक्षण को हम किससे? अंग्रेजी के बड़े अक्षर से दिखा देते हैं। ठीक, अंग्रेजी के बड़े अक्षर से दिखा देते हैं, जबकि जो अप्रभावी होता है बेटा, इसको अंग्रेजी के छोटे अक्षर से लिखते हैं। कैसे भाई? फॉर एग्जाम्पल मुझे लंबा लिखना था, मैंने बोला लंबापन तो प्रभावी लक्षण है, तो मैंने इसको अगर कैपिटल टी से लिखा तो इसी के अपोजिट क्या जाएगा? बोना। तो मैं बोने को किसी और लेटर से नहीं लिखूंगी, XYZ किसी से नहीं, इसी का स्मॉल लेटर यानी कि स्मॉल टी, यानी कि ये क्या बन चुका है? ये बन चुका है अब बोना। ठीक है, तो याद रखना कि प्रभावी आपको पता होना चाहिए। मैं पूछूं बेटा बीज का गोल आकार होना कैसा लक्षण, तो आपको पता होना चाहिए कि मैम वो प्रभावी लक्षण है। और अगर कहीं पे अप्रभावी प्रभावी साथ में है तो प्रभावी ही दिखेगा। मैंने बोला बेटा यहाँ पे आपका जो बीज है उसका हर रंग का होना कैसा लक्षण है, तो आपको पता होना चाहिए कि मैम वो अप्रभावी लक्षण है। इस तरीके से तुम्हें पढ़ना है। ठीक है, ये चीज कर लोगे। अब आए यहाँ पे बेटा मेंडल के नियम, और मेंडल ने दिए थे 3 नियम। प्रभाविता का नियम, डेफिनेशन में लिखवाऊंगी कैसे लिखना, क्योंकि ये बच्चों को नहीं पता होता किस तरीके से लिखने होते हैं। पृथक्करण का नियम एंड स्वतंत्र अपविहुन का नियम। ठीक है, चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी। प्रभाविता का नियम क्या कहता है? नाम में क्या है? प्रभाविता। तो बेटा प्रभाविता का नियम ये कहता है कि प्रभावी जो होता है, यानी कि प्रभावी लक्षण या प्रभावी गुण हावी होता है किस पर भैया? इस पर। ठीक है,
इस पर बहुत हावी है। कैसे? तो इस चीज को देखने के लिए जो मेंडल थे उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। कैसे? उन्होंने लिया बेटा शुद्ध लंबा और शुद्ध बोना। ठीक है, क्या लिया? पौधा लिया। ठीक है, शुद्ध लंबे व शुद्ध बोना पौधा लिया और इनके मध्य क्या कराया? संकरण कराया, क्रॉस कराया। अब याद रखना ये शुद्ध अशुद्ध क्या होते हैं। तो मैंने बेटा एक चीज यहाँ छोटी सी बना देती हूँ। देखो शुद्ध क्या होता है? शुद्ध होते हैं या तो दोनों कैपिटल हो या दोनों स्मॉल लेटर। अगर ये दोनों स्मॉल लेटर हैं, ये दोनों कैपिटल लेटर हैं, तो वो शुद्ध होगा। अशुद्ध का मतलब ये होता है, अशुद्ध का मतलब ये है कि भाई वहां पर क्या है? एक प्रभावी लक्षण है और एक आपका अप्रभावी लक्षण है। सिंपल। ठीक है, चलो। अच्छा बेटा शुद्ध लंबा है तो यहाँ पे क्या होगा? दोनों ही क्या हो गए? कैपिटल टी हो गए। क्लियर? शुद्ध बोला है ना, शुद्ध लंबेपन को हम किससे दर्शा रहे हैं? कैपिटल टी से। क्यों? क्योंकि लंबापन प्रभावी लक्षण है और शुद्ध है तो दोनों कैपिटल टी। अब बोना पौधा है तो उसके अपोजिट क्या जाएगा? स्मॉल टी। और शुद्ध है तो दोनों ही स्मॉल टी। क्लियर? चलो अब संकरण करा दे। तो भाई मैंने बोला यहाँ पे है ये शुद्ध लंबा पौधा और शुद्ध बोने पौधे के मध्य क्या करा है? संकरण। ये कौन है? जनक। ठीक है, यहां से युग्मक आए भैया, ये आ गया आपका कैपिटल टी, यहां से ये आ गए, इधर से क्या आएगा? दोनों स्मॉल टी। अब हम बनाएंगे एक चेकर बोर्ड। ये रहा। ठीक, एक तरफ हमने लिख दिए बेटा ये वाले और एक तरफ हम लोगों ने लिख दिए ये वाले। ठीक, अब हम क्या करेंगे? एक बार इसकी कराएंगे भाई मल्टीप्लाई, कि भाई मान लो कि एक बार इसका क्रॉस इससे कराओगे, एक बार इसका क्रॉस इससे। तो कैपिटल टी के स्मॉल टी से कराई तो क्या आ गया बेटा? कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पे क्या आ गया? कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, अब पहले इसकी इससे कराओ एक बार तो क्या आ गया? कैपिटल टी स्मॉल। और इसकी ही इससे कराओ, क्या आ गया? क्या आ गया? कैपिटल टी स्मॉल। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हो यहाँ पे? कैसा लक्षण आया? कैपिटल टी स्मॉल चारों में ही, है ना। ये कौन सी पीढ़ी है? तो बेटा ये है आपकी F1 पीढ़ी, यानी कि फर्स्ट जनरेशन। और एक चीज का और ध्यान रखिएगा बेटा, ये जो 3 नियम थे इसमें से प्रभाविता का नियम और जो पृथक्करण का नियम है ये आधारित है एक संकर क्रॉस पर। ठीक है, जबकि जो आपके स्वतंत्र अपव्यन का नियम है वो किस पर आधारित है? द्विसंकर क्रॉस पर। अब अगर मैं आपसे बात करूं एक संकर क्रॉस क्या है, तो बेटा एक संकर क्रॉस का मतलब होता है कि एक ही जोड़ा लिया गया है। ठीक है, एंड द्विसंकर क्रॉस का मतलब होता है कि 2 जोड़े हैं। ठीक है, ओके है। अब यहाँ पे एक जोड़े और 2 जोड़े, देखो बिल्कुल ये किस पे आधारित है? प्रभाविता का नियम, एक संकर क्रॉस पे। कितने जोड़े हैं? एक जोड़े ही तो दिख रहा है। चलिए हमने देखा भाई F1 पीढ़ी और यहाँ पे हमें सारे कैसे। अच्छा मैं पूछूं बेटा ये शुद्ध है या अशुद्ध, तो आप क्या बोलेंगे? ये है अशुद्ध। ठीक है, क्यों? एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है, यानी कि भाई एक प्रभावी लक्षण और एक अप्रभावी लक्षण है। अब ध्यान से देखना, अब जब प्रभावी और अप्रभावी लक्षण दोनों साथ में होते हैं तो हमें पता है कि प्रभावी वाला जो है वो हावी है किस पे? अप्रभावी पे। तो हम अप्रभावी को नहीं लिखते, क्योंकि हमें पता है कि जब प्रभावी और अप्रभावी साथ में होंगे तो जो प्रभावी होगा वो अपने आप को क्या करेगा? प्रकट करेगा, जबकि किसको? अप्रभावी वाले को प्रकट नहीं होने देगा। यानी कि कैसे प्राप्त हुए? अशुद्ध लंबे प्राप्त हुए। ठीक है, तो मेंडल के एक संकर प्रयोग में क्या हुआ? पहली पीढ़ी में हमें कैसे मिले? अशुद्ध लंबे प्राप्त हुए, या आप क्या कह सकते हैं? समान लंबे प्राप्त हुए सारे पौधे। ठीक है, चलिए भाई
पहला नियम क्लियर। तो इससे हमें क्या पता लगा कि भैया प्रभावी जो है वो हावी है किस पे, अप्रभावी पे। ठीक है, तो ये क्या था, प्रभाविता का नियम। डेफिनेशन आप लिख कर आ सकते हैं बेटा ये, ठीक है, ये डेफिनेशन है, यानी कि भाई इसकी परिभाषा है जो आप एग्जाम में लिख कर आ सकते हैं। एंड इसी तरीके से आप लोगों को क्या करना है गाइस, लिख कर आना है। तो आप इसको लिख लेना, जो मैंने समझाया है वही है। अब कुछ लोग इसको ना इस तरीके से करते हैं क्रॉस को। अगर आपको ये पैटर्न आसान लग रहा है जो हमने ये किया है इस तरीके से, ये इजी वे रहता है समझने में, इसमें कंफ्यूजन नहीं होता है। अक्सर इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, तो जिन बच्चों को ये आसान लग रहा है तो वो इस वाले पैटर्न को फॉलो कर लेना। मैंने आपको ये भी दिखा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे दो वर्ड आ रहे हैं, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप, लेकिन इसको समझने से पहले हम देखेंगे इसको, किसका, पृथक्करण का नियम, जिसको युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। अब ध्यान से देखें, यहाँ पे पहली वाली पीढ़ी में हमें क्या मिला, पहला दूसरा नियम किस पे आधारित है, एक संघ का क्रॉस पे। ये कौन सा नियम है, दूसरा। एंड पहली पीढ़ी में हमें क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी, यही मिला था। अब इसी को हम कहाँ लेके जाएंगे, दूसरी जनरेशन में, यानी कि F2 पे। तो आ जाओ भाई फटाफट से। तो जब हमने यहाँ पे क्या होने दिया, स्वयं परागण, ठीक है, कौन है जनक, भाई स्वयं परागण होने दिया। यहाँ पे क्या युग्मक आए, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। यहाँ पर क्या आए बेटा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। करा दो भैया क्रॉस, बहुत सिंपल, अब तो बहुत अच्छे से आ गया है ना। कॉपी पेन साथ में लेके बैठना, तभी पल्ले पड़ेंगे ये, और बाबा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसी, तब बहुत अच्छे से आएंगे ये। यहाँ पे क्या है, कैपिटल टी स्मॉल, ठीक है, लिख दो भैया कैपिटल टी स्मॉल। क्या है बेटा, कैपिटल टी की कैपिटल टी से कराओ, दोनों कैपिटल टी, कैपिटल टी की स्मॉल टी से करा दो, दोनों क्या हो गए, एक कैपिटल एक स्मॉल। इधर करा दो भैया कैपिटल टी स्मॉल, इधर आ गए दोनों ही स्मॉल। एंड ये है हमारी F2 पीढ़ी, ठीक है। अब आगे आ जाओ, कैसे कैसे लक्षण हमें मिले अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखना। एक क्या है, कैपिटल टी, यानी कि भाई यहाँ पे हमें एक लक्षण मिला है कि दोनों कैपिटल टी हैं। एक लक्षण मिला है यहाँ पे कि भाई कैपिटल टी स्मॉल टी है, और एक है दोनों स्मॉल टी। दोनों कैपिटल टी वाले कितने हैं, एक, तो लिख दो एक। ये कितने आए, दो, ये रे एक और दो। और ये कितना है अकेला, एक, ये रहा एक, ठीक। तो ये हमने क्या देखा कि भाई हमारे पास ये सबसे पहली चीज शुद्ध है बेटा, क्योंकि दोनों कैपिटल है, तो ये कैसा है, शुद्ध लंबा, ठीक है। मैंने पूछा ये कैसा है, आपने बोला मैम ये तो अशुद्ध लंबा है, ठीक है। एंड ये कैसा है बेटा, ये है शुद्ध बोना, ओके। तो जब हम इस तरीके से देखते हैं शुद्ध अशुद्ध कि कितने शुद्ध मिले कितने अशुद्ध मिले, इस टाइप से जो अनुपात निकल कर आता है उसको हम बोलते हैं जीनोटाइप अनुपात। यानी कि जीनोटाइप अनुपात क्या है, जीनोटाइप अनुपात होता है कि उसकी जीनी संरचना का अध्ययन करना, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में जीन प्रारूप भी कह देते हैं, ठीक है। तो जीवों के जीनी संरचनाएं, ठीक है। आगे आ जाओ, फिनोटाइप क्या होता है, बाहरी लक्षणों का अध्ययन। जैसे मैंने आपसे पूछा कि बेटा ये बताओ, यहाँ पे शुद्ध अशुद्ध मत बताओ, मैंने बोला बेटा ये बताओ तो बस कितने लंबे कितने बौने, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा कौन कितना ज्यादा लंबा कौन कितना छोटा। आपने बोला मैम 3 लंबे हैं, है ना, और 1 बोना है, तो भैया फिनोटाइप क्या हो गया, जब हमने शुद्ध अशुद्ध को नहीं देखा तो बेटा वो हो गया आपका 3:1। अब क्वेश्चन आता है कि एक संकर क्रॉस के फिनोटाइप अनुपात क्या है, 3:1। एक संकर क्रॉस का जीनोटाइप क्या है, ये। एक संकर क्रॉस की F1 पीढ़ी में कैसे पौधे प्राप्त हुए, सारे समान लंबे थे, क्योंकि ये किसके हैं, ये तो F2 के हैं, क्लियर। तो ये आप वहां पर लिख कर आ सकते हैं। एंड इस तरीके से अगर आप क्रॉस करना चाहते हैं बेटा तो भी आप इस तरीके से कर सकते हैं, क्लियर है। फटाफट से गाइस इसको नोट डाउन कर लो। हो गया, ओके, आगे बढ़े। एंड तीसरा नियम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, जो बच्चों को लगता है बहुत ही बड़ा बवाल क्यों, क्योंकि बेटा सबसे पहली चीज ये द्विसंकर क्रॉस पे आधारित है, ठीक है। द्विसंकर क्रॉस का मतलब बता चुकी हूं, यानी कि
दो जोड़ी लक्षण। तो यहां पे उन्होंने दो जोड़ी लक्षणों को लिया। अब सबसे पहले इस चार्ट को देखो। इस चार्ट में आप क्या देख पा रहे हो बेटा कि गोल और पीले लिए हैं, ठीक है, और झुर्रीदार और हरे लिए बीज, ठीक है। चलो भाई क्या क्या उन्होंने, गोल, व पीले बीज, और दूसरे कौन से लिए, झुर्रीदार व हरे। बीज का गोल होना कैसा लक्षण प्रभावी, पीला होना कैसा लक्षण प्रभावी। तो यानी कि भाई ये कंडीशन क्या बनेगी, ये कंडीशन होगी, ठीक। झुर्रीदार है इट मीन गोल का अपोजिट, तो दोनों स्मॉल आर, और हरे पीले का अपोजिट इट मीन दोनों, ठीक है, स्मॉल वाई। अब देखो उन्होंने क्या किया, युग्मकों को लिया, क्रॉस कराया, यानी कि भाई यहां पर भी तो पहली पीढ़ी आएगी, तो यहां पर क्या थे, ये थे, यहां पर क्या थे, ये थे, और जब इनको क्रॉस कराया होगा ना, देखो आप इस तरीके से पूरा करके देख सकते हो, ठीक है। तो क्या निकल कर आया भैया, यहां पर निकल कर आया ये निकल कर आया, और ये कैसी पीढ़ी थी, ये थी F1 पीढ़ी, ठीक है। ये तो सिंपल है भैया, चलो ठीक। इसको मैं बता देती हूँ आप कैसे कर सकते हो, ध्यान से देखना। या तो आप सिंपल बेटा ये पैटर्न फॉलो कर लो, ये वाला बहुत ही सिंपल है, ये कर लो, बहुत बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं तुम डगमगा जाओगे। ये कौन सी पीढ़ी आ गई, F1 पीढ़ी आ गई। अब इनसे हमें 4 जोड़ी ऐसे लक्षण बनाने जो आपस में नहीं मिलते। आ जाओ, क्योंकि इसको कहाँ लेके जाएंगे, F2 में। आ जाओ भैया, यहाँ पे क्या बनाया हमने, ये थे कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। तो पहला एक ले लेते हैं कैपिटल R कैपिटल Y, एक ले लेते हैं कैपिटल R के साथ स्मॉल y, एक ले लो स्मॉल r कैपिटल Y एंड एक ले लो स्मॉल r स्मॉल y, ठीक है। ये कैसे हैं, गोल व पीले बीज, ठीक। याद रखना मेंडल का जो तीसरा नियम है ना, इसका सिर्फ फिनोटाइप आपके सिलेबस में, जीनोटाइप अनुपात आपके सिलेबस में नहीं है, वो बड़ी क्लासेस में आता है, तो उसको पढ़ना नहीं है क्योंकि सिलेबस में नहीं है, ना बोर्ड एग्जाम में आएगा, सिर्फ फिनोटाइप पढ़ेंगे, यानी कि यहाँ पे हमें शुद्ध शुद्ध को नहीं देखना। दूसरा कैसा है बेटा, गोल व हरे बीज, ठीक। फिर है झुर्रीदार व पीले बीज, ठीक है, व ठीक है। एंड लास्ट है यहाँ पे झुर्रीदार हरे बीज। अब हमें इनका क्रॉस कराना है, ठीक है। चलो भाई बोर्ड बना लो, चेक कर बोर्ड वापस से। ये बच्चों को डिफिकल्ट पड़ता है बेटा, बहुत ज़्यादा पल्ले नहीं पड़ता उनके जल्दी से, तो लेकिन तुम ये अफवाह मत फैला देना अपने लिए, क्योंकि तुम्हें समझना है, दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाओगे तो पल्ले भी पड़ेगा, ठीक है। चलिए भाई 4 ऐसे और 4 ही क्या करना है हमें, कुछ इस तरीके से कर लेना है। क्या था, कैपिटल R कैपिटल Y लिख दो, फिर क्या था कैपिटल R स्मॉल y, फिर था स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y। जो आपने इस तरफ लिखे हुए हैं वही आप किधर लिखेंगे भाई, वही आप लिखेंगे इस तरफ, ठीक है। क्लियर, स्मॉल r स्मॉल y एंड स्मॉल r स्मॉल y, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे की बात करते हैं। अब क्रॉस कराएंगे यहाँ पे, ठीक है। कैपिटल R की अगर आप कैपिटल R से करते हैं तो क्या हो जाएगा, दोनों कैपिटल R, पहले R वाले की R से करनी है, फिर Y वाले की Y से, Y वाले की Y से करा दो भैया, दोनों कैपिटल Y आ गए, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ, इसकी इससे कराओ भाई, कैपिटल R दोनों, एक कैपिटल R एक स्मॉल y। हमें पता है कि इसकी हमें इन चारों से करानी है, इसकी हमें इन चारों से करानी है ना। चलो भाई नेक्स्ट आ जाओ, कैपिटल R स्मॉल r दोनों ही कैपिटल Y। फिर नेक्स्ट में बोल रहे हैं कैपिटल R एक स्मॉल r और एक कैपिटल Y एक स्मॉल y। चलो सेकेंड लाइन, दोनों कैसे हैं बेटा, दोनों ही कैपिटल R हैं भाई यहाँ पे तो, एंड यहाँ पे कैसा है, एक कैपिटल Y है और एक स्मॉल y। आगे आ जाओ नेक्स्ट पे,
दोनों कैसे हो गए बेटा, दोनों के दोनों कैपिटल आर हो जाते हैं यहाँ पे, एंड दोनों ही स्मॉल वाई हैं। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल, एंड देन कैपिटल आर स्मॉल आर, एंड दोनों यहां पर है स्मॉल वाई। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट लाइन में क्या बोल रहे हैं, एक कैपिटल है एक स्मॉल है, ठीक, एंड वहां पे क्या है, दोनों कैपिटल वाई हैं। नेक्स्ट की बात करें, एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सेम करना है, आर वाले को आर के साथ लिख दो, वाई वाले को कुछ नहीं करना है, सिर्फ तुम्हें उठा के वाई वाले के साथ रख देना है। क्लियर, और कुछ नहीं करना है। बिल्कुल लास्ट लाइन पे आ जाओ, कैपिटल आर की स्मॉल आर से कराओगे तो ये हो जाएगा, और यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल वाई दिया हुआ है। नेक्स्ट लाइन में दिया हुआ है स्मॉल आर, यानी कि भाई कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों स्मॉल वाई हैं। फिर दिया हुआ है यहाँ पे दोनों स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई स्मॉल वाई, एंड दोनों ही स्मॉल आर हैं और दोनों ही स्मॉल वाई। ठीक है, अब अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करती हूँ, ध्यान से देखना बेटा, कि यहाँ पे हमें पता है कि हमें शुद्ध शुद्ध तो देखना ही नहीं है, क्योंकि जीनोटाइप तो अनुपात आपके सिलेबस में नहीं, यानी कि हमें क्या देखना है, फिनोटाइप अनुपात, यानी कि गोल पीले हैं तो वो कितने हैं, गोल झुर्रीदार हैं तो वो कितने हैं, ये सब देखना है बेसिकली, कहने का मतलब ये। अच्छा, ये कैसा है, गोल है, दोनों कैपिटल आ रहे, दोनों कैपिटल वाई, यानी कि गोल और पीला एक। चलो नेक्स्ट, दोनों कैपिटल आर गोल है, एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई, यानी कि भाई क्या हो जाएगा, प्रभावी लक्षण है वहां पे साथ में, तो गोल पीले हो जाएंगे, कितने हो गए, 2। नेक्स्ट, ये भी गोल पीले हो गए, क्यों, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो कैपिटल आर प्रभावी लक्षण है, स्मॉल आर कैसा है, अप्रभावी, तो गोल पीले 3। इस तरीके से देखना है। नंबर 4, एक ये रहा बेटा 5, 6, 7, ठीक है, ये रहा 8 एंड ये रहा 9। तो हमें कितने मिले गोल और पीले, 9, बिल्कुल देख लो, चेक कर लो आप इसको, तो ये कितने आ गए, 9 आ गए। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट हम देखें तो कौन सा मिल रहा है भाई हमें, यहाँ पर है गोल और स्मॉल वाई दोनों है। ये स्मॉल वाई किसके लिए था, हरे के लिए, हरे रंग के लिए, तो गोल और हरे कितने हो गए, 1। नेक्स्ट, ये रहा 2, और कहाँ है, ये रहा 3 हो गए, तो लिख दो भैया गोल और हरे कितने हैं, 3 हो गए। नेक्स्ट आ जाओ, ये कैसा है, झुर्रीदार और पीला, तो झुर्रीदार और पीला कितना हो गया बेटा, 1, ठीक, 2, और ये रहा 3, तो ये भी कितने हो गए, 3। एंड लास्ट है झुर्रीदार और हरा बीज, ये कितना है, ये अकेला 1 ही बचा, तो ये कितना है, 1। तो अनुपात क्या आया बेटा, 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1, और ये क्या है, ये है बेटा इसका फिनोटाइप अनुपात। ठीक है, बस ये अनुपात था, एंड आप इसको इस तरीके से देख सकते हो। ये पूरा है जो एक्सप्लेन यहाँ पे जो मैंने समझाया, उसका चार्ट बनाया हुआ है। क्लियर, तो इस तरीके से बस आपको कर लेना है। क्लियर, चलो, तो भाई ये तो हमारा हो गया मेंडल का द्विसंकरण प्रयोग। डेफिनेशन आपको कुछ इस तरीके से लिखनी है। ठीक है, क्लियर है बेटा, ये डेफिनेशन है, समझा मैंने, पूरा दिया है, लिखकर आपको आना है। अब आ जाता है बेटा लिंग निर्धारण। ठीक है, हम सबको पता है कि बेटा लिंग का निर्धारण, यानी कि भाई अगर हम बात करें कि वहां पे लड़का होगा या लड़की होगी, वो किस पे डिपेंड करता है, मेल पे डिपेंड करता है, यानी कि भाई वो नर पे डिपेंड करता है। ठीक है बेटा, अब हमें पता है कि मनुष्य में कितने बेटा, 23 जोड़ी, ठीक है, क्या मिलते हैं, गुणसूत्र। ओके, 23 जोड़ी गुणसूत्र मिलते हैं, यानी कि अगर हम बात करें कुल की तो कुल मिलते हैं बेटा 46। ठीक है, जिसमें से 22 जोड़ी जो होते हैं उनको हम क्या देते हैं, ऑटोजोम्स। क्लियर, और ये नर और मादा दोनों में समान है, जबकि बेटा जो 23वां जोड़ा है, क्लियर, कौन, जो 23वां जोड़ा है वो नर में तो होता है कौन सा, X, यहाँ पे आपको शायद दिखेगा नहीं बेटा, ये है ना, ज्यादा नीचे हो गया, मैं इधर लिख देती हूँ,
ठीक, इधर लिख देती हूँ। 23वें जोड़े की बात करें तो बेटा नर में होता है x और y, जबकि जो मादा होती हैं उनमें होता है x और x। इसीलिए बोला जाता है कि लड़का और लड़की का होना नर पे डिपेंड करता है, मादा पे नहीं, क्योंकि लड़का होगा या लड़की होगी मदर से तो उससे अपना x गुणसूत्र ही मिलना है। क्लियर? फटाफट से बताइए, क्लियर है? आ जाइए आगे। अब यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से चार्ट है, ठीक है, चलो उसको जाने। जैसे अभी हमने क्रॉस कराया वैसे ही कराना है। तो भाई क्या था वहाँ पे, मैंने लिखा एक्स वाई नर, ठीक है, एंड वहाँ पे क्या है एक्स एक्स मादा। ठीक, तो बेटा जब नर का x मादा के x से मिल जाएगा, यानी कि ये x x वाली कंडीशन हो जाएगी, तो वहां पर होती है लड़की। और जब किसका बेटा, नर का y गुणसूत्र मादा के किससे मिल जाता है, यानी कि भाई x वाले से, यानी कि क्या कंडीशन बन चुकी है वहां पे, जब कंडीशन बन चुकी है किसकी, x y वाले की, तो वहां पे क्या होगा, लड़का होगा। ठीक है, तो बस यही ध्यान रखना और याद रखना। एक बार आप क्या करेंगे बेटा, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बार हमने इसकी इससे कराई, जैसे मेंडल के नियम में, तो एक बार इसकी इससे भी कराओगे, यानी कि इस तरीके से, फिर एक बार इसकी इससे और एक बार इसकी इससे, तो ये कुछ इस तरीके से चार्ट दिखेगा। ठीक है, तो नर था, ये थी मादा। नर में होते हैं एक्स वाई, मादा में होते हैं कौन से बेटा, आपके एक्स एक्स। तो एक्स वाई ये युग्मक है भाई, एक बार x की उससे करी तो एक्स एक्स वाली जब कंडीशन आ गई तो वहाँ पे क्या लिखा है, मादा लड़की हो गई। और जब एक्स वाई वाली कंडीशन आ गई तो वहाँ पे क्या हो जाता है, नर। इसलिए बोलते हैं लड़का या लड़की का होना किस पे, आपके मेल पे डिपेंड करता है। आपको पॉइंट्स लिख कर आने तो आप ये वाले लिख कर आ सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ बेटा आपके समझने के लिए, आपके नोट्स के लिए मैं समझा रही हूँ, वही ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अब नेक्स्ट आता है बेटा यहाँ पे जैव विकास। जैव विकास बोलता क्या है, तो बेटा जैव विकास ये बताता है कि आखिर एक जीव का जो विकास हुआ है वो किस किस तरीके से हुआ है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, पृथ्वी पर वर्तमान जटिल प्राणियों का विकास प्रारंभ में पाए जाने वाले सरल प्राणियों की परिस्थिति में वातावरण अनुसार होने वाले परिवर्तनों के कारण हुआ। सजीव जगत में होने वाले इस परिवर्तन को जैव परिस्थिति में क्या बोलते हैं, जैव विकास कहते हैं। अब यहाँ पे एक अंतर पूछा जाता है जो कि बेसिकली उपार्जित और आनुवांशिक लक्षण का, जो यहाँ पे आप थोड़ा पढ़ोगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो साइंटिस्ट आएंगे, लैमार्क और डार्विन, जहाँ पे आपको ये पॉइंट समझने पड़ेंगे। तो बेटा सबसे पहली चीज, हम थोड़ी देर पहले मेंडल का पढ़ के आए थे, उससे पहले मैंने आपको बताया था उपार्जित आनुवांशिक लक्षण क्या है, तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पड़ेगा। तो बेटा वो लक्षण जीव जो अपने जीवन काल में प्राप्त करते हैं, यानी कि भाई जो जन्म के बाद अर्जित किए जाते हैं। और आनुवांशिक लक्षण कौन से हैं भाई, ये वो लक्षण हैं जो जीवों को वंशानुगत प्राप्त होते हैं। आगे आ जाओ, क्या बोल रहे हैं, जनन कोशिकाओं में यानी कि कोई अंतर नहीं लाते, जबकि वो लाएंगे क्योंकि उनको अगली पीढ़ी में जाना, और जैव विकास में सहायक नहीं है, ये भी बता दिया था। एंड ये वाला पॉइंट बता देते कि आनुवांशिक लक्षण क्यों जैव विकास में सहायक है। अंतर इनमें अक्सर पूछ लिया जाता है, तो आप ये वाले पॉइंट्स लिखाना। अब बात आई दो साइंटिस्ट, तो बेटा जैव विकास के संबंध में वैसे तो बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपनी बातों को रखा, लेकिन लैमार्क और डार्विन की बातें लोगों को ज़्यादा अच्छी लगी। सबसे पहले आते हैं लैमार्क पे। लैमार्क हालांकि गलत थे, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना पड़ता है ना। तो फ्रांस के प्रसिद्ध वैज्ञानिक लैमार्क ने 1809 में सर्वप्रथम किसकी, आपके विकास की वैज्ञानिक व्याख्या दी, जिसे लैमार्कवाद का। बेसिकली इन्होंने जो बातें बोली, इन्होंने जो बताया है ना, उसको उन्होंने कहा लैमार्कवाद। अब इन्होंने किस बेसिस पे, इनका विशेषताएं क्या थी, है ना, इन्होंने जो बात अपनी एक्सप्लेन करी उसमें क्या इनकी क्वालिटी थी, विशेषताएं क्या थी। भाई इन्होंने बोला वातावरण का सीधा प्रभाव, इन्होंने बोला वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ेगा। अनुकूलन की प्रकृति, कि भाई रह पाएगा नहीं रह पाएगा अगर वातावरण में कुछ बदलेगा। अंगों का उपयोग और अनुपयोग, और इन्होंने बोला उपार्जित लक्षणों की वंशागति। तो इन्होंने बोला कि उपार्जित लक्षणों की भैया क्या होती है, वंशागति होती है, जो कि होती ही नहीं है। बेटा उपार्जित लक्षण, इन्होंने बोला जन्म के बाद जो लक्षण हम लोग लेते हैं वो अगली पीढ़ी में जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं होता। आप सोचो अगर आप पढ़ाई करो कि आपका बच्चे को सब कुछ आता होगा, नहीं तो अगली पीढ़ी में कैसे जाएंगे, क्योंकि पढ़ना आपने जन्म के बाद सीखा। अब यहाँ पे इनका एग्जाम्पल जो लिया इन्होंने, वो लिया जिराफ की गर्दन। इन्होंने बोला कि जिराफ की जो गर्दनें थी वो पहले जो थी वो बहुत छोटी हुआ करती थी, वातावरण में बदलाव हुआ, है ना, यानी कि भाई क्या हुई, सारे पेड़ पौधे सूख गए, अब जो नीचे वाले फल थे वो खत्म हो गए, अब जिराफ को ऊंचे पेड़ों के फलों को खाना पड़ता था, अब उनको खाने के लिए उनको अपनी गर्दन और पैरों को ऊंचा करना पड़ा, जिसकी वजह से जो आज जो जिराफ की गर्दन है वो इसलिए लंबी है। इन्होंने ये बोला, है ना, और उन्होंने बोला कि आने वाली जो संतानें थी उनकी लंबी गर्दन होती चली गई।
तो यहाँ पे लैमार्क के मतानुसार जिराफ का विकास छोटी गर्दन व छोटे कद के पूर्वजों से हुआ है, जो अफ्रीका के घने जंगलों में रहते थे और जमीन में उगी घास फूस खाते थे। जलवायु के शुष्क होने पर मैदान में घास फूस सूखने लगी। उन्हें पेट भरने के लिए पेड़ पौधों की पत्तियों पर निर्भर होना पड़ा। पत्तियों तक पहुंचने के लिए उन्हें अपनी टांगों को ऊंचा कर क्या करना पड़ता भाई, पत्तियों तक पहुंचने के लिए प्रयत्न करना पड़ता था। और आज जो गर्दन के पैर जो लंबे हैं वो इसी वजह से लंबे, ये उन्होंने बोला, जो जहां तक किसी को सही नहीं लगा। फिर उसके बाद में इन्होंने एक और चीज बोली कि पहले सांपों के पैर हुआ करते थे, है ना, यानी कि ये क्या था, अंगों का उपयोग और अनुपयोग। अब सोचो, उन्होंने बोला कि सांपों के ना पैर हुआ करते थे, वो उनका यूज नहीं करते थे क्योंकि वो रेंग कर चलते थे, तो वो गायब हो गए धीरे धीरे। एक और लॉजिक वाली बात। फिर उसके बाद जब इन्होंने सबके सामने अपनी बातों को रखा तो सब सारे साइंटिस्ट ने क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया। अच्छा लैमार्क, अगर तुम ऐसा बोल रहे हो तो ये बताओ कि फिर पहलवान का बच्चा पहलवान क्यों नहीं होता? तुमने बोला उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती है, फिर तो पहलवान का जो बच्चा है उसको तो पहलवान होना चाहिए, लेकिन वो तो नॉर्मल बच्चा हो रहा है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है बोर्ड का, याद रखना कि पहलवान का बच्चा पहलवान पैदा क्यों नहीं होता, है ना। नेक्स्ट फिर बोला कि अच्छा अंधे माता पिता जो होते हैं, आपके अनुसार तो उनके बच्चे अंधे होने चाहिए, लेकिन वो नॉर्मल क्यों पैदा हो रहे हैं? फिर एक तीसरे ने बोला कि भाई अगर किसी सैनिक का हाथ कट जाता है उसके बच्चे का हाथ नहीं चाहिए, फिर वो उसका हाथ क्यों है? फिर एक और ने बोला यहाँ पे चीन में क्या होता है, एक्चुअली एक प्रथा है कि वहाँ के जो लड़कियाँ होती हैं उनको लोहे के जूते पहनाए जाते हैं। वहाँ पे ऐसी मान्यता है कि लड़कियों के जितने पैर छोटे होते हैं तो शुभ होते हैं। तो फिर जब भी लड़की जन्म लेती है उसके पैर नॉर्मल क्यों है? भारत में लड़कियों के कान और नाक छेदने की प्रथा कितनी पुरानी है, फिर भी जब लड़की जन्म लेती है उसको वापस से नाक और कान क्यों छिदवाने पड़ते हैं? ठीक है, तो उनके कानों में पहले से क्यों नहीं छिद्र होता जब उसकी माँ के था? क्योंकि उपार्जित लक्षणों की वंशागति नहीं होती। तो लैमार्क गलत थे। उसी के बाद आए डार्विन। डार्विन ने अपनी कुछ बातों को रखा, ठीक है, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, है ना। तो वो पुस्तक जो थी भाई इन्होंने लिखी, यानी कि भाई इनका जो मेन था वो था प्राकृतिक वर्ण द्वारा जाति का विकास। ठीक है, क्लियर है? क्लियर। और पुस्तक कौन सी लिखी? जातियों की उत्पत्ति, यानी कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। अब इन्होंने जो लिखा बेटा, बेसिकली इनकी जो विशेषताएं थी वो क्या थी कि जीवों में संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता। इन्होंने बोला था कि एक जीव में संतान को पैदा करने की क्षमता होनी चाहिए। जीवन संघर्ष के भाई अगर तुम्हें जीना है तो तुम्हें संघर्ष करना पड़ेगा। समर्थ का जीवत्व या प्राकृतिक वर्ण, यानी कि भाई प्रकृति के अनुसार रहना पड़ेगा। ओके, फिर आया विभिन्नता या आनुवांशिकता। वातावरण के प्रति अनुकूलता कि भाई अगर वातावरण में कुछ भी बदल रहा है आपको रहना आना चाहिए उसके अकॉर्डिंग। और नई जातियों की उत्पत्ति, इन्होंने भी फिर किसका लिया? जिराफ का एग्जाम्पल। लेकिन इन्होंने क्या बोला कि भाई पहले जमाने में सिर्फ छोटी गर्दन वाले जिराफ नहीं थे, छोटी गर्दन वाले और लंबी गर्दन वाले दोनों जिराफ थे। लेकिन जब जलवायु शुष्क हुई, वातावरण में बदलाव हुआ, है ना, अब एक टाइम आया कि जो नीचे फल लगे थे वो सारे खत्म हो गए। अब ऊंचे ऊंचे पेड़ों पे, है ना, ऊंचे वो जो फल थे वो लगे हुए थे। अब सोचो वहां तक पहुंचने के लिए बेचारे जो छोटे गर्दन वाले थे, छोटे पैर, वो नहीं पहुंच पा रहे थे। एक टाइम आया कि वो खत्म होते चले गए। लेकिन जिनकी थोड़ी सी हाइट हुआ करती थी वो फिर भी उछल के खा लेते थे। उन्होंने और संतानों को जन्म दिया। आगे आगे ऐसे करते कि भाई हजारों करोड़ों साल, यानी कि भाई बहुत सालों के बाद में क्या हुआ कि जो जिराफ है उनकी गर्दन और पैर लंबे होने शुरू हो गए। ये इन्होंने बोला। अंतर क्या था आप देख सकते हो कि भाई जिराफ के पूर्वजों की गर्दन छोटी थी, लैमार्क ने बोला, लेकिन डार्विन ने क्या बोला कि छोटी और लंबी दोनों गर्दन वाले थे। फिर इन्होंने बोला कि भाई यहाँ पर उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती है। इन्होंने बोला भैया क्या होता है प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत कि भाई जो प्रकृति के अनुसार ढाल जाएगा अपने आप को वो क्या हो जाएगा? जीवित रह जाएगा। बस खत्म। उसके बाद आया बेटा आपका उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन क्या होता है? जब जीन में अचानक से चेंजेस आते हैं। अब जीन क्या होते हैं? तो बेटा जीन क्या होते हैं आपके यहाँ पे जो डीएनए का छोटा सा भाग होता है, ठीक है। तो जब अचानक से बदलाव आ जाते हैं तो और जीन क्या करते हैं? लक्षणों को निर्धारित। तो जीवों में अचानक ही बड़े परिवर्तन से नई जातियां बनना उत्परिवर्तन कहलाता है। और इसके कौन थे बेटा? इसके जनक कौन थे? ह्यूगो डी व्रीज। क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ समजातंक। तो बेटा समजातंक क्या होते हैं कि जिनकी उत्पत्ति और जो संरचना होती है वो समान होती है लेकिन काम अलग होते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया मनुष्य के बाजू और गाय के अग्रपाद, मेंढक के अग्रपाद और पक्षी के पंख। एंड समरूप क्या होते हैं कि भाई ये काम करने में तो समान है लेकिन इनकी संरचना और उत्पत्ति पूरी तरीके से अलग होती है। तो भाई यहाँ वैसे कीट के पंख, पक्षी के पंख दोनों अलग है लेकिन काम क्या कर रहे हैं दोनों? उड़ने का काम, बस। एंड
जीवाश्म आ जाता है बिल्कुल लास्ट। जीवाश्म क्या होते हैं? जीवाश्म होते हैं जीव के अंश जो बहुत करोड़ों साल पहले कहीं जैसे डायनासोर हुआ करते थे, हमें क्या पता भाई डायनासोर हुआ करते थे, उनके अंश मिले यानी कि जीवाश्म मिले, तब जाके पता लगा कोई ऐसे जीव भी हुआ करते थे। और अवशेषीय अंग क्या होते हैं? अवशेषीय अंग वो अंग होते हैं कि जब प्राचीन समय था यानी बहुत पुराना समय था तब उन अंगों की तो आवश्यकता थी, लेकिन आज के डेट में हमारे शरीर में उन अंगों की आवश्यकता नहीं है, खत्म कहानी। तो जिन अंगों की हमारे शरीर में कोई आवश्यकता नहीं होती ऐसे अंग क्या कहलाए जाते हैं बेटा? अवशेषी अंग। और इसी के साथ चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, तो भाई आज के लेक्चर में मैंने आपको पूरा बहुत सिंपल भाषा में समझाया है। नोट्स आपको भैया मैंने इसके प्रोवाइड कर दिए हैं, स्लाइड पे एक पॉइंट लिखा है परिभाषा से लेकर डिटेल में। ये मत कह देना कि मैम आपने कुछ छोड़ दिया, क्योंकि मैंने कुछ छोड़ा नहीं है, मैंने सारा पढ़ा दिया है। इवन तुम्हें डेफिनेशन तक प्रोवाइड कर दिया इस चैप्टर में कि किसकी तुम्हें क्या लिख कर आनी, इससे ज्यादा तुम्हें नहीं पढ़ना इस चैप्टर में। ठीक है, चलिए अब चाहते हो बहुत तरह की तैयारी हो जाए, मैम टेस्ट वगैरह भी करवा दो, तो बेटा जुड़ जाओ टॉपर्स बैच में, क्योंकि क्लासेस तो बेटा शुरू होंगी 16 अक्टूबर से। टीचर्स आप सबके फेवरेट हैं, ठीक है, एंड साथ ही साथ यहाँ पे मिल रही है बच्चा पार्टी आपको क्या? लाइव क्लासेस। ठीक है, क्या मिल रही है बेटा? लाइव क्लासेस मिल रही हैं, टीचर्स नोट्स मिल रहे हैं। तो याद रखो भाई हर सब्जेक्ट की लाइव क्लास है, हर सब्जेक्ट के नोट्स तुम्हें मिल रहे हैं, टीचर स्लाइड्स तुम्हें मिल रही है यार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि बहुत जरूरी है, एंड प्लस सैंपल पेपर। और आज साथ ही साथ आने वाले टॉपर्स बैच मिलेगी गाइस बिल्कुल फ्री। तो अभी जाओ बैच को ले लो, कॉल करो 0124715825। ऑफर हुआ खत्म एंड क्या मिल रहा है? प्राइस है 1199। ठीक है, तो फटाफट जाके बैच को ले लो ताकि एक भी क्लास मिस ना हो। एंड साथ ही साथ खुद से लेना है कोर्स को तो डायरेक्ट ऐप पे जाके ले सकते हो, लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लस साथ ही साथ एक चीज और, क्या है वो चीज कि अगर आप यहाँ पे लाइक खुद से नहीं लेना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, गूगल फॉर्म जो आपको दिया यूट्यूब के आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको भी फिल कर सकते हो। ठीक है, तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।